हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी क्लास 7th की एनसीईआरटी पर। जी हाँ, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी, जिसमें ये है हमारा इंडेक्स। इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें एनवायरनमेंट, इनसाइड अवर अर्थ, अवर चेंजिंग अर्थ, उसके बाद एयर, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस, लाइफ इन द डेजर्ट्स। यानी बेसिकली इस एनसीईआरटी में हम समझेंगे हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में और हमारे एनवायरनमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। तो ओके सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी 7th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है एनवायरनमेंट। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि इस चैप्टर में जो भी डेफिनेशंस या जो भी फिनोमेना हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं या उसका फॉर्मेट क्या रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसकी डेफिनेशन से हम समझते हैं दैट एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे चारों ओर की वो पूरी की पूरी सराउंडिंग जिसमें हम रहते हैं, जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करने का काम करती है बाय द मीन्स ऑफ एयर, वाटर, फूड एंड लैंड एंड मेनी अदर थिंग्स, वो हमारा एनवायरनमेंट है। अब देखिए, एनवायरनमेंट एक्चुअली में क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल बोथ है। इसमें से नेचुरल क्या है? नेचुरल चीजें वो हैं जो हमें नेचर से मिली हैं, जैसे कि रिवर्स, लैंड, फॉरेस्ट एंड मेनी मोर थिंग्स। मैन मेड थिंग्स की अगर हम बात करें तो मैन मेड थिंग्स में सबसे पहले तो आ जाता है हमारे जो घर हम बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं। इसके बाद और भी बहुत सी चीजें जो मैन मेड है, जैसे व्हीकल्स वगैरह वगैरह, ये सब एनवायरनमेंट का ही एक हिस्सा है। सो बेसिकली एनवायरनमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल बोथ। अब बायोटिक एंड एबायोटिक, नेचुरल में भी बायोटिक एंड एबायोटिक, मैन मेड में भी बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक is the world of living organisms, that is plants and animals. मैंने आपसे कहा नेचुरल में हमने कहा बायोटिक एंड एबायोटिक दो डिविजन्स हुए। फर्स्ट वन इज बायोटिक, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। वेयर एज एबायोटिक इज द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एनिमल्स, जैसे कि हमारा लैंड। Human environment reveals the activity that human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. यानी कि human beings के बीच में जो भी activities होती हैं, जो कुछ भी वो create करते हैं और उनके बीच में जो भी interactions होते हैं, उसको environment बताता है। ओके, तो ये बात हो गई हमारे environment की। एनवायरनमेंट के बाद बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट की। हमने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को समझा, यानी कि हमारे सराउंडिंग का वो पूरा रीजन जिसमें हम रहते हैं और जो हमारे लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है, वो है हमारा एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले नेचुरल, देन ह्यूमन एंड देन ह्यूमन मेड। मतलब कि वो चीजें जो हमें नेचर ने पहले से दी हुई है, उसके बाद ह्यूमन यानी हम खुद, और उसके बाद ह्यूमन मेड यानी कि वो चीजें जो ह्यूमन बना रहा है। ओके, बेसिकली एनवायरनमेंट को आपने उन चीजों के माध्यम से बांटा, एक तो नेचुरल, दूसरे आप खुद, और तीसरा वो जो आपने बनाया। मतलब जो चीजें आपको नेचर से मिली, फिर आप खुद, और आपने जो बनाया वो कहलाया ह्यूमन मेड। तो ये तीनों अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट को जैसा कि मैंने आपसे कहा नेचुरल और ह्यूमन मेड में हम डिवाइड करते हैं, और उसके बाद नेचुरल को भी हम डिवाइड करते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक। दैट इज बायोटिक व्हिच आर द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड एबायोटिक दैट आर नॉन लिविंग। तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर, दैट इज द लैंड पार्ट। Second one is hydrosphere, that is water. Atmosphere is air, and the fourth one is biosphere. So हम इनके बारे में हमारी 6th की एनसीईआरटी में भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में भी हम इसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर बेसिकली क्या होता है? सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर which is made of rocks and minerals। यानी कि हमारे अर्थ का वो सॉलिड पार्ट या उसकी वो टॉप मोस्ट लेयर
जो कि रॉक्स और मिनरल्स से बनी हुई है, वो कहलाती है लिथोस्फीयर। यानी कि जिस जमीन पे आप रह रहे हैं, जिस जमीन पे आप चल रहे हैं, जिस जमीन पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो सॉलिड है। अगर वो सॉलिड नहीं होती तो ये सारी एक्टिविटीज तो पॉसिबल ही नहीं होती। सो बेसिकली लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अवर अर्थ। अब होता क्या है कि लिथोस्फीयर की बात जब हम कर रहे हैं तो हमने कहा कि वो लैंड जिस पे हम रह रहे हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो लैंड है, यानी जो पूरी अर्थ के लैंड मासेस की अगर हम बात करें, वो हर जगह पे एक सी नहीं है। इरेगुलर सरफेस है, अलग अलग शेप्स हैं, वेरियस लैंडफॉर्म्स बने हैं, है ना। तो लिथोस्फीयर इज ऑफ इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स। डोमेन, it provides forest and grasslands. Basically lithosphere is a domain which provides us forest and grasslands. यानी कि हमको फॉरेस्ट भी मिल जाते हैं, ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलते हैं, अलग अलग माउंटेन रीजन्स भी देखने को मिलते हैं, प्लेट्यू रीजन भी है, प्लेन रीजन भी है। सो ये सारा कुछ हम कहाँ पे पाते हैं? लिथोस्फीयर में। फिर आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के वर्ड से आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। सो द डोमेन ऑफ वाटर is referred to as hydrosphere। यानी कि हमारी अर्थ का वो हिस्सा जो कि पूरी तरह से वाटर से रिलेटेड होता है, फिर चाहे वो उसके गैसियस फॉर्म में हो, चाहे उसके लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे उसके सॉलिड फॉर्म में हो। सो गैसियस फॉर्म में अगर होगा तो वाटर वेपर्स की बात आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में होगा तो रिवर्स एंड सीज आ जाएंगे, ओशंस आ जाएंगे, और सॉलिड फॉर्म में होगा तो क्या आ जाएगा? ग्लेशियर। तो जब हम बात करते हैं इन तीनों फॉर्मेट की विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हम बात कर रहे होते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। सो हाइड्रोस्फीयर इज कंप्राइजेस ऑफ वेरियस ऑफ सोर्सेस सच एज रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस एटसेट्रा, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। इसको प्लीज ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोस्फीयर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये लिक्विडाइज्ड फॉर्म ऑफ वाटर नहीं होता। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वाटर इन ऑल इट फॉर्म्स। ओके, अब बात करते हैं हम एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। बेसिकली हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एयर की एक लेयर बनी हुई है, या हम कह सकते हैं द ब्लैंकेट ऑफ एयर व्हिच हैज सराउंड द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ दैट होल्ड्स एटमॉस्फेयर। बेसिकली क्या है कि इसको समझें कि ऐसा क्या होता है कि ये जो सारी की सारी गैसेस हैं या जो भी थिन लेयर है, ये हमारी अर्थ के सराउंडिंग वैसी की वैसी है, मतलब कभी खत्म नहीं होती या कभी दूर नहीं जाती। तो उसके दूर ना जाने का रीजन क्या है? हमारी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी ने हमारे एटमॉस्फेयर को होल्ड किया हुआ है। यानी कि अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हमारा एटमॉस्फेयर भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ओके, एटमॉस्फेयर इज कंप्राइज्ड ऑफ नंबर ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। यानी कि इसमें अलग अलग गैसेस भी हैं और डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। सो एटमॉस्फेयर में कई ऐसी गैसेस होती हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम बात करें ओजोन की, O3 दैट इज द ओजोन गैस जो होती है, जब वो अपनी एक लेयर हमारे अर्थ के चारों तरफ बनाती है, क्योंकि है तो वो एटमॉस्फेयर में। सो जब ओजोन गैस जो होती है वो अपनी अर्थ के चारों तरफ, यानी हमारी अर्थ के चारों तरफ एक ऐसी लेयर फॉर्म करेगी, तो सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज है उनको वो रोकने का काम करती है। और क्योंकि कहीं ना कहीं वो हार्मफुल रेज को रोकने का काम कर रही है, समवेयर इट इज आल्सो स्टॉपिंग अस, इट इज आल्सो सेविंग अस फ्रॉम द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। मतलब एकदम डायरेक्टली आपको हीट नहीं लगती, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से वो आती है, तो आपको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब जो चेंजेस आपके एटमॉस्फेयर में होते हैं उसी की वजह से आपका वेदर और आपका क्लाइमेट भी चेंज होता है। 6th क्लास की एनसीईआरटी जब हम पढ़ रहे थे, हमने उसमें वेदर और क्लाइमेट की डेफिनेशन को देखा था, जिसमें हमें ये मालूम है कि जब हम बात करते हैं किसी भी जगह के वेदर की, देन वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस, राइट। वेयर एज अगर आप बात करेंगे क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। यानी कि क्लाइमेट जो होता है वो एक लंबी ड्यूरेशन की और एक एवरेज टाइप में हम काउंट करते हैं कि एवरेज वेदर कैसा है। अदरवाइज जो वेदर है वो डे टू डे चेंजेस को देखता है ना।
ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में बात करते हैं हम बायोस्फीयर की। फ्रेंड्स, हम जानते हैं बायोस्फीयर इज द रीजन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। इसको ऐसे समझते हैं कि देखिए, अगर किसी इंसान को जीवन जीना है तो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसको रहने के लिए घर चाहिए होगा तो लैंड रिक्वायर्ड है ताकि वो अपना घर बना सके। पीने के लिए पानी जरूरी है तो उसको पानी की आवश्यकता यानी वाटर चाहिए। बिना ऑक्सीजन के, लाइफलाइन गैसेस के वो सरवाइव नहीं कर सकता, तो एटमॉस्फेयर में एयर का होना भी जरूरी है। अब क्योंकि उसके पास लैंड आ गई तो वाटर की मदद से क्या पॉसिबल है, कल्टीवेशन पॉसिबल है, तो उसकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी कहीं ना कहीं तो वो पूरी कर ही लेगा। सो बेसिकली बात ये है कि एक ऐसा रीजन जिसमें लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है, यानी कि एक ह्यूमन लाइफ के बिना किसी प्रॉब्लम के चलने के लिए रिक्वायर्ड तीनों चीजें जिस एक जोन में आपको मिलती हैं वो कहलाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द ओनली रीजन वेयर लाइफ इज पॉसिबल। मतलब आप ये सोचिए कि अगर मैं आपको सिर्फ लिथोस्फीयर दे दूं, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर ना दूं, वाटर और एयर का 1% भी ना दूं, क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। और अगर सिर्फ वाटर दे दूं तो भी क्या पॉसिबल है? नहीं। सेम ऐसा ही एटमॉस्फेयर के साथ भी है, यानी कि जब तक आपको लैंड, वाटर और एयर एक डेफिनेट अमाउंट में नहीं मिल जाते तब तक एक भी लाइफ पॉसिबल नहीं है ना। सो बायोस्फीयर की जब हम बात करेंगे तो बायोस्फीयर में क्या है, प्लांट्स भी हैं, एनिमल किंगडम्स भी हैं, जो कि एक लिविंग वर्ल्ड को फॉर्म करने का काम करते हैं। एक लिविंग वर्ल्ड बनता है किसकी मदद से, प्लांट और एनिमल किंगडम्स की मदद से। लेकिन ये उसी रीजन में पॉसिबल है जहां पर के आपके बाकी तीनों स्फीयर्स भी प्रेजेंट हों। अगर इन तीनों में से कोई एक भी नहीं हुआ तो बायोस्फीयर की अपने आप में कोई भी आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी। ओके, देखिए डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट हम समझते हैं इसको। मैंने आपसे कहा लिथोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ लैंड व्हिच इज रिक्वायर्ड। ओके, हाइड्रोस्फीयर इज वाटर एंड एटमॉस्फेयर आर एयर और गैसेस, जो भी आप उसको कह लें। तो जब आप देखिए, अब इस डायग्राम को आप देखकर समझिए कि जब इसको यहाँ पर लैंड मास मिला, यहाँ से वाटर मिला होगा और एटमॉस्फेयर की मदद से इसको जो भी गैसेस रिक्वायर्ड थी वो मिली, तो यहाँ पर फॉरेस्ट फॉर्म हुए, है ना। ठीक उसी तरीके से ये जो बिल्डिंग्स आपको बनी दिख रही हैं कि तभी पॉसिबल हुआ जब यहाँ पर भी जब कोई ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा होगा या कोई भी सोसाइटी यहाँ पे रह रही है अगर, तो ये तभी पॉसिबल है जब इन तीनों स्फीयर्स का एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हो, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। सो हम याद रखेंगे दैट बायोस्फीयर इज द ओनली रीजन वेयर द लाइफ इज पॉसिबल। ओके, सो ये बात हो गई हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इकोसिस्टम की। Ecosystem is a relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings forms an ecosystem। मतलब ये कि जो different living organisms हैं, यानी कि अगर बात करें ह्यूमन की या चलिए कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम बात कर लेते हैं किसी भी दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स की। तो जब इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेशन की बात की जाती है या फिर उस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके सराउंडिंग्स के साथ जो रिलेशन है जो फॉर्म हो रहा है वो कहलाता है इकोसिस्टम। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल मैं आपको देती हूँ, आप समझिएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई प्लांट है, ओके फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे कोई प्लांट है और एक गोट है, तो होगा क्या कि ये गोट अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए इस प्लांट पर डिपेंडेंट हो गई, है ना। कहीं ना कहीं ये जो गोट है ये अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए तो इस प्लांट पर डिपेंडेंट हो गई, साथ ही साथ इसको पानी की भी जरूरत है, इसको एयर की भी जरूरत है, तो वो बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंडेंट हो गई। तो ये जो डिपेंडेंसी है, ये जो रिलेशन है इनके बीच का, ये हमें बताता है, ये एक एक्चुअली में फॉर्म करता है इकोसिस्टम को। ठीक है,
मतलब कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और उनका उनके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से क्या रिलेशन है। जो ये रिलेशंस हैं यही क्या है हमारा इकोसिस्टम। सो देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर्स, ओशियंस एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि उस लार्ज, जैसे आपने बोला लार्ज रेन फॉरेस्ट, तो एक लार्ज रेन फॉरेस्ट में क्या क्या होगा आप खुद सोचिए। एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट होगा जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग स्पीशीज के। फिर उसके बाद अलग अलग स्पीशीज के आपको वाइल्ड लाइफ पॉसिबल है ना। और आपके सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है, जो लिथोस्फेयर है और जो बायोस्फेयर है, मतलब जिस बायोस्फेयर की मदद से यहाँ पे ये सारी चीजें क्रिएट हुई हैं, तो इनके बीच का जो रिएक्शन है वो क्या है, अपने आप में एक इकोसिस्टम को फॉर्म कर रहा है। मतलब यहाँ पर इस रेन फॉरेस्ट में, इस बड़े से फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हैं और उसी बड़े से फॉरेस्ट में जो डिफरेंट वाइल्ड लाइफ्स हैं, उनका क्या रिलेशन है। अब जैसे देखिए, आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ्स की बात मैं करूं अगर, तो मैंने कहा फॉर एन एग्जांपल मैं बात करती हूँ लायन की, शेर की। तो आप जानते हैं शेर हमेशा गुफा में जनरली रहना पसंद करते हैं, राइट। सो एक समवेयर आपको एक केव की रिक्वायरमेंट है। अब केव कैसे बनेगी आप खुद सोचिए। केव जो है वो लिथोस्फेयर से ही बनेगी, लिथोस्फेयर रिक्वायर्ड है उसके लिए। सो मतलब ये हुआ कि उस एनिमल की जो रहने की रिक्वायरमेंट थी वो किसने पूरी करी, लिथोस्फेयर ने। जबकि उसकी फूड रिक्वायरमेंट किसने पूरी करी, फूड रिक्वायरमेंट उसकी पूरी अगर हो रही है तो दूसरे एनिमल्स को खा रहा है या जो भी कर रहा है, तो उसकी फूड रिक्वायरमेंट के लिए वो बाकी चीजों पर डिपेंडेंट है। यानी कहीं ना कहीं एक एनिमल जो है या एक भी स्पीशी जो है वो अपने सराउंडिंग्स के लिथोस्फेयर पर भी, एटमॉस्फेयर पर भी, हाइड्रोस्फेयर पर भी डिपेंडेंट है। और इसके अलावा जो उसका पूरा का पूरा रीजन है जिसमें वो रह रहा है, वहां पर जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उस पर भी वो डिपेंडेंट है। तो ये जो पूरा एक साइकिल बनता है डिपेंडेंसी का, यही कहलाता है इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम बेसिकली क्या हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहीं भी हो सकते हैं, है ना। चाहे वो ग्रासलैंड हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे माउंटेन्स हो, चाहे लेक हो, चाहे रिवर हो। तो चलिए आगे बात करते हैं इसी पे। ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब इकोसिस्टम की हम बात कर रहे थे, हमने कहा इकोसिस्टम में हम देखते हैं इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। सो ह्यूमन एनवायरनमेंट में हम क्या देखेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट में हम ये देखेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और उसको अगर मॉडिफाई भी कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, सो आप भी जानते हैं कि आज जिस स्टेट में हम हैं, मतलब आज जो भी प्रोग्रेस हम कर चुके हैं वो अर्लियर डेज में नहीं था, है ना। अर्लियर ह्यूमंस जो हुआ करते थे वो खुद को अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल सराउंडिंग्स अडॉप्ट कराते थे। यानी कि उनकी ये आदत थी, जैसे कि अगर वो जंगलों में रह रहे हैं तो वो उसी केव में रहना पसंद कर लेते थे। जो भी उनको उनके मतलब फ्रूट्स मिल गए या जो भी उनको मिल गया, उन्होंने उसी की मदद से अपना पेट भरना शुरू किया। ये चीजें जो थी ये उनकी एक सिंपल लाइफ को बताती थी। मतलब ये बताती थी कि पुराने समय में जब अर्ली ह्यूमंस की हम बात करते हैं तो जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन के बारे में नहीं सोचते थे। उनका कहना था कि नेचर ने उनको जो दिया है, या बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो भी उनके पास नेचुरल सराउंडिंग्स थी वो उसी के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते थे। ओके, और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती थी उसी को नेचर की मदद से पूरा करते थे, फिर चाहे वो खाने की हो या रहन सहन की हो। ओके, तो हुआ क्या कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, हम भी जानते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ह्यूमन बीइंग्स ने कुछ रिसर्च की, कुछ नई नई चीजें उनको देखने को मिली, इन्वेंशंस हुए। कैसे कैसे इन्वेंशंस हुए, सबसे पहले अब जैसे स्टोन से उन्होंने मतलब दो पत्थरों को घिस के आग निकालना, फायर प्रोड्यूस हुई बाय द हेल्प ऑफ स्टोन्स। उसके बाद उन्होंने व्हील बना लिया। फिर एक बार जब व्हील बन गया तो व्हील बनने के बाद तो आप समझिए कि फिर एकदम जो इनका ग्रोथ का ग्राफ था वो बहुत ही ज्यादा स्टेडी नहीं था, मतलब इनकी ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है। यानी कि सबसे पहले जब उन्होंने फिर एक बार व्हील्स बना लिए तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया तो उन्होंने कल्टीवेशन और एक जगह से दूसरी जगह जाना, नए नए रीजन्स को एक्सप्लोर कर पाना, ये सारी चीजों ने ह्यूमन एनवायरनमेंट
ह्यूमन ने जो था एनवायरनमेंट को देखा, समझा और फिर अपनी नीड के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना स्टार्ट किया। पहले ऐसा नहीं था। लेकिन होता क्या है कि कई बार हम देखते हैं कि मॉडिफिकेशन की हम बात करें तो कई बार हम मॉडिफिकेशन में ये भूल जाते हैं दैट व्हाट इज द बेसिक लिमिट ऑफ मॉडिफिकेशन। एक हद के बाद क्या नेचुरल थिंग्स को छेड़ना सही है, उनको डिस्टर्ब करना क्या सही है? ऐसा नहीं है। बेसिकली यहाँ पे यही बात की गई है दैट अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। मतलब ये कि जो नेचर आपको रहने के लिए इतनी सारी सुविधाएं दे रहा है, अगर आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर बैलेंस तक ही कीजिए, अदरवाइज समवेयर आपको भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। सो ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। बेसिक बात इस चैप्टर में यही बताई गई है कि हमने जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, यानी ह्यूमंस ने बेसिकली जो नेचर था, जो नेचर पहले था, उसको कितना चेंज किया और उस चेंज की वजह से एक नॉर्मल लाइफ ने कितना ज्यादा सफर किया, उसके बारे में यहाँ पे हमने बात करी है। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली हमने यही समझा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, एनवायरनमेंट को कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, उसके बाद उस हर रीजन की क्या इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ साथ इसी चैप्टर में हमने देखा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद इकोसिस्टम में हमने ये समझा कि जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में किस तरीके का रिलेशन रखते हैं और उनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट से भी क्या रिलेशन है। और इसके बाद हमने देखा ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसमें हमने ये समझा कि जो ह्यूमन बीइंग्स का इंटरेक्शन है उनके एनवायरनमेंट के साथ और जो भी मॉडिफिकेशंस वो अप्लाई करते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी नेचुरल चीज पर। और हमने ये समझा कि ह्यूमन एनवायरनमेंट का क्या रोल है हमारी लाइफ में पर्टिकुलरली। अब देखते हैं चैप्टर के बेसिस पर यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूपीएससी प्री 2015 का एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। यानी कि अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है इकोसिस्टम की, एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। इकोसिस्टम इज द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स as well as the relation between the organisms and their surroundings forms an ecosystem। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके आपस के बीच में रिलेशन क्या है और उनका उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है ना, उसको हमने इकोसिस्टम का नाम दिया था। तो जब इसकी डेफिनेशन हमने अब देख ली है तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्री 2015 में, हमने देखा इसके ऑप्शंस थे अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विद वन अदर, द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहैबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर with the environment they live and the flora and fauna of the geographic area। तो देखिए हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उससे हमें बहुत अच्छे से याद है कि उसमें कहीं भी फ्लोरा और फौना की बात तो थी नहीं, तो डी ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। अब बचे हमारे पास तीन ऑप्शंस। ओके, तो तीन ऑप्शंस में से हम देखते हैं सबसे पहले द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद वन अनदर। ये डेफिनेशन आधी सही है आधी गलत है, तो इस ऑप्शन को अभी हम डाउट में रखते हैं। फिर हमारा जो बी ऑप्शन था द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहैबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहैबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज जनरली कॉल्ड बायोस्फीयर। ओके, नॉट पर्टिकुलरली बट जनरली इट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, तो ये चीज हो नहीं सकती। अब बचा ए एंड सी। सी ऑप्शन क्या था? अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट दे लिव। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी मिल गया और एनवायरनमेंट भी मिल गया, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, सो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते रहे हैं और आगे भी जो हम एनसीईआरटीज के चैप्टर कवर करेंगे उनमें उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं आपको बताते जाऊंगी। इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।